हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो कल हमारा टॉपिक कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक विज्ञान का एक पोर्शन जो पूरा हो गया था। आज हमारा टॉपिक होगा वो है श्वसन। देखो, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन है क्या। तो देखो, जब पोषण की प्रक्रिया में जब भोजन के कणों का अवशोषण हो जाता है, तो अवशोषण होने के बाद जो ग्लूकोज है हमारे शरीर के सभी भागों तक भेज दिया जाता है। और जब ये ग्लूकोज जब सभी शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है, तो हम जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है। तो ऑक्सीजन गैस इन भोजन के कणों का अर्थात ग्लूकोज का विघटन कर देती है। और जब ये ग्लूकोज का विघटन कर देती है ऑक्सीजन, तब ये टूट जाता है CO2 जल और ऊर्जा के अंदर। तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलती है। और जब श्वसन क्रिया को जब अगर इसमें प्रक्रिया होती है तो CO2 गैस को बाहर निकाल देते हैं। और अब ये जो ग्लूकोज है वो किस तरीके से टूटता है हमारे शरीर में। तो वो ग्लूकोज है सबसे पहले वो टूटता है पायरुवेट के अंदर। फिर चाहे इसके पास ऑक्सीजन हो या ना हो, लेकिन ग्लूकोज सबसे पहले टूटेगा पायरुवेट के अंदर। तो ग्लूकोज में कार्बन के देखो अगर ग्लूकोज के एक सूत्र देखें तो कार्बन के हमारे पास 6 अणु होते हैं, लेकिन पायरुवेट के अंदर कार्बन के 3 अणु होते हैं। अब देखो, ये जो प्रक्रिया है ग्लूकोज जब पायरुवेट में टूटता है तो हर एक कोशिका द्रव में होती है प्रक्रिया। जैसे मान लो हमारे पास ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक हो गया। तो ये है हमारे पास ग्लूकोज के कण, ये हो गए ग्लूकोज के कण। तो ये ग्लूकोज के कण सबसे पहले पायरुवेट में टूटेंगे। अब देखो, जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है तो ये प्रक्रिया होती है हमारी कोशिका द्रव के अंदर। अब अगर इसके पास देखो 3 कंडीशन हो सकती है। या तो इस पायरुवेट के पास ऑक्सीजन आए बाहर से, तो तब ये किस में टूटेगा। अगर ये ऑक्सीजन नहीं आए तो तब ये किस में टूटेगा। अगर ऑक्सीजन इसके पास बहुत ही कम मात्रा में पहुंच रही है तब ये किस में टूटेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर पायरुवेट के अगर जैसे मान लो इसके पास ऑक्सीजन की अगर आपूर्ति हो जाए, तो पायरुवेट जब इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी तो सबसे पहले टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के अंदर। यहाँ पर देखो, जो हमारे पास जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, तो पायरुवेट का पूर्णतः विघटन होता है, मतलब पूरा का पूरा टूट जाता है। जब पूरा का पूरा टूटेगा ये CO2 जल और ऊर्जा के अंदर, तब यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण बहुत अधिक होता है। ये तब होता है जब पायरुवेट का पूर्णतः विखंडन होता है। और ये जो प्रक्रिया है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की सतह पर भी बहुत सारे हमारे पास पायरुवेट के ये कण पाए जाते हैं। तो पायरुवेट जो है जब इसके पास ऑक्सीजन आएगी तो इस तुरंत किस में टूटेगा, ये हमारे पास CO2 जल और ऊर्जा के अंदर टूटेगा। और ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रक्रिया हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। फिर है नंबर 2, अगर इसके पास ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचे तब ये किस में टूटेगा। तो देखो, जब अगर ये पायरुवेट है, अगर ऑक्सीजन इसके पास नहीं पहुंचती है, तो ऑक्सीजन इसके पास सही नहीं, तो ये खुद किस में टूट जाता है, इथेनॉल, CO2 गैस और ऊर्जा। तो ये जब खुद इस इथेनॉल, CO2 ऊर्जा के अंदर टूटेगी, यहाँ पर जो देखो ऊर्जा का निर्माण होगा बहुत ही कम होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का मान बहुत ही कम बनता है। फिर देखो 3 नंबर पर पायरुवेट के अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाए, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, अगर वो दौड़ता जाएगा तो उसमें जो पैरों के अंदर जो है वो ऑक्सीजन के जो कण है वो इनकी कम मात्रा में पहुंचेंगे, तो ऑक्सीजन की वहां पर मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा अगर वहां पर बहुत कम हो जाएगी, तो अब देखो जो हमारे पास जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो ये पायरुवेट है या ग्लूकोज है, जब ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी तो धीरे धीरे किसमें टूटता चला जाएगा, लैक्टिक अम्ल के अंदर। अब हमारे पूरे शरीर के अंदर धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होता जाएगा। और लैक्टिक अम्ल करता क्या है, ये हमारी पेशियों को थकाने का कार्य करती है। क्योंकि अगर हमारे जो हम थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते या फिर चलते चलते, वो थकने का कारण यही है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर या पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने लग जाता है धीरे धीरे। और जो ये पायरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में टूटने के कारण होता है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि अगर हमारी जो पेशियों में थकान का कारण है वो है हमारा लैक्टिक अम्ल है। तो पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में कब टूटेगा, जब ऑक्सीजन का अभाव होगा या उसके पास ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा बहुत ही कम होगी। तो ये थे हमारे ग्लूकोज के विघटन, जब इसमें 3 प्रकार से ग्लूकोज किस तरीके से टूटता है। तो देखिए, हमारे पास अगला टॉपिक है श्वसन के प्रकार। तो देखो, श्वसन के प्रकार ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और ये इस बार पूछा भी जा सकता है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। देखो, श्वसन हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखो, वायवीय श्वसन का मतलब है कि वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, और अवायवीय श्वसन का मतलब है कि हमारे पास ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन। तो देखो, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में प्रकार देखते हैं। सबसे पहले तो वायवीय श्वसन का मतलब क्या है कि यह जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर हमारे पास श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें एक पहला डिफरेंस ये हो गया। फिर है कि वायवीय श्वसन के अंदर हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज पूरा का पूरा विघटित हो जाता है और हमारे पास किस किस में टूट जाता है, CO2 जल और ऊर्जा में टूटता है। लेकिन अवायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज पूर्ण रूप से उसका विघटन नहीं होता और वो किस में टूट जाता है, हमारे पास एथेनॉल, CO2 आदि के अंदर टूट जाता है। अगला है जो हमारे पास वायु श्वसन की जो प्रक्रिया है
वो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होती है, जबकि हमारे पास अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया है वो केवल कोशिका द्रव में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं। फिर है वायवीय श्वसन के अंदर हम अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विघटन होता है तो ऊर्जा अधिक मात्रा में बनती है, और यह जो ऊर्जा है वो जैसे मान लो अगर एक ग्लूकोज का अणु जब टूटता है तो उसमें लगभग 38 एटीपी अणु बनते हैं हमारे पास। लेकिन अवायवीय श्वसन के अंदर हमारे पास कम ऊर्जा अगर बनती है, और जो कम ऊर्जा है उसमें जब एक ग्लूकोज का जब टूटता है तो उसमें लगभग 2 एटीपी ऊर्जा ही प्राप्त होती है हमको, उसमें 2 एटीपी के अणु प्राप्त होंगे। और ये जो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया है वो इसका उदाहरण हो गया मानव, और जो अवायवीय श्वसन की है उसका हो गया यीस्ट। ठीक है, तो ये था हमारे पास श्वसन के प्रकार, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो श्वसन की जो प्रक्रिया मानव में वो किस प्रकार पूरी होती है। देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार संपन्न होती है। तो देखो सबसे पहले मानव में श्वसन की प्रक्रिया देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखो जो भी वायुमंडल में जो गैस है, जो सबसे पहले जो गैस है सबसे पहले हम कहाँ से इसको ग्रहण करेंगे, नासा द्वार से। तो ये हमारी क्या होगी, नासा द्वार। नासा द्वार, तो देखो नासा द्वार से फिर होती हुई देखो पीछे वाला जो भाग है जिसको हम ग्रसनी कहते हैं, जहाँ पर ये जो खाना और जो हमारे पास श्वास से दोनों आकर मिलती है तो इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। अरे ग्रसनी के बाद में देखो फिर हमारे पास ये स्वरकंठ है, स्वरकंठ, और स्वरकंठ के बाद में फिर ये जो नीचे से नलिका जा रही है इसको हम बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली। फिर श्वास नली से वायु होती हुई जो आगे जैसे एक नली है 2 नलियों में विभाजित हो रही है, इन 2 नलियों को हम बोलते हैं श्वसनी, श्वसनी बोलते हैं इनको। और जब दोनों ये श्वसनी जब दोनों भागों में विभाजित हो जाती है तो देखो ये श्वसनी आगे और छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और इन शाखाओं को हम कहते हैं श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। और ये श्वसनिकाएं और जब छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो उनकी जो आखिरी सतह है उन पर एक गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, और इन गुब्बारे नुमा संरचना को हम कहते हैं वायुकूपिकाएं, वायुकूपिकाएं। और ये वायुकूपिकाएं छोटी छोटी रुधिर वाहिनियों के द्वारा जुड़ी रहती है जो पूरे शरीर में फैली रहती है हमारे से। तो सबसे पहले देखो इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया है, तो सर्वप्रथम जो हम श्वसन की प्रक्रिया शुरू करते हैं वो अपने नाक से शुरू कर देते हैं। तो देखो नाक से जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो प्रवेश करेगी वो नासा द्वार में करेगी, फिर 2 नंबर पर फिर वो जो हमारे पास श्वास है वो जाएगी ग्रसनी के अंदर, फिर वो श्वास स्वरकंठ में जाएगी, स्वरकंठ से होती फिर ये जाएगी श्वास नली में, और श्वास नली से फिर ये दोनों भागों में जब आगे जाकर ये नलिका विभाजित हो जाती है, इनको हम श्वसनी कहते हैं। और फिर श्वसनी में से वायु जाती हुई फिर श्वसनिकाओं में प्रवेश करती है, और श्वसनिकाओं से फिर जो हमारे पास श्वास है वो होती हुई यहाँ तक पहुंचती है वायुकूपिकाओं में, और वायुकूपिकाएं जब रुधिर वाहिकाओं के द्वारा इन गैसों को आगे भेज देती है। अच्छा देखो हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन गैस अंदर ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि हम तो देखो वायुमंडल में पूरी की पूरी गैसें बहुत सारी विद्यमान है तो सभी ले रहे हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम O2 और CO2 को ही, अगर O2 को लेते हैं CO2 को बाहर निकालते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें कि श्वसन की जो प्रक्रिया नासा द्वार से शुरू होती है तो वहां पर संपूर्ण वायु मतलब वायु का पूरा मिश्रण अंदर जाता है। तो देखो यहाँ से देखो श्वसनी श्वास नली से होती हुई श्वसनिकाएं और श्वसनिकाएं से वायुकूपिकाएं हैं। ये वायुकूपिकाएं तक तो देखो सभी पूरी की पूरी गैसें जाती है, लेकिन आगे देखो ये जो रुधिर वाहिनिकाएं जुड़ी हुई है, यहाँ पर देखो हमारे पास रुधिर वाहिकाओं के अंदर पूरा ब्लड है, और ब्लड के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, और ये हीमोग्लोबिन यही देखता है कि पूरे इन वायु के मिश्रणों में से कब हमारे पास ऑक्सीजन आई। ये सिर्फ जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को पकड़ता है, अंदर लेकर जाता है सभी तक, और जो भी गैस है वो ये हीमोग्लोबिन उसको ऊपर नहीं लेकर जाता। बाकी जो ऊपर से देखता है कि इसमें ऑक्सीजन कौन कौन से हैं, तो हीमोग्लोबिन वहां पर देखता रहता है कि कब ऑक्सीजन आए और कब अंदर लेकर जाए। तो इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर वो तो चला जाता है अंदर, केवल ऑक्सीजन ही अंदर गई यहाँ पर रुधिर वाहिनिकाओं से होकर। जब ऑक्सीजन अंदर चली गई हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर तो बाकी गैसें यही रह गई, और जब ये ऑक्सीजन अंदर जाती है तो हमको पता है ग्लूकोज का विघटन करेगी, और जब ग्लूकोज का ये विघटन करती है आगे जाकर ऊतकों में तो ग्लूकोज का विघटन करने पर CO2 गैस बाहर निकलती है। तो फिर जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो अंदर से देखो ये जो हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ CO2 को बाहर ले आता है और सीधे यहाँ पर फेफड़ों में लाकर उसको CO2 को छोड़ देता है। और CO2 देखो जो बाकी गैसों के अंदर मिलकर हम जब उसको बाहर अगर श्वसन की क्रिया छोड़ते हैं तो देखो पूरी की पूरी गैसें कहाँ जाती है, फिर साथ में बाहर आ जाती है। तो CO2 बाकी गैसों को मिलकर साथ बाहर आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि O2 और CO2 का आदान प्रदान, O2 और CO2 का आदान प्रदान सिर्फ ये जो हमारे पास फेफड़े हैं फेफड़ों से आगे जाकर होता है, फेफड़ों से पहले नहीं होता। तो ये है हमारे पास इसमें
कि जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हमको अंग भाग इसमें ध्यान रखने हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन से लेंगे, नासाद्वार, ग्रसनी, स्वरकंठ, श्वास नली, फिर है श्वसनी और फिर है श्वसनिका और फिर है वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाएं रुधिर वाहिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती है, छोटी छोटी नाल के द्वारा, और जिसके अंदर देखो जो हमारे पास रक्त होता है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस होती है जो इसके अंदर विलय होती है, बाकी इसके अंदर कोई गैस विलय नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन को अंदर लेकर चला जाता है, बाकी गैसें यहीं की रह जाती है। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तब ग्लूकोज का विघटन होगा, और ग्लूकोज का विघटन होने पर CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस वापस हमारे पास फेफड़ों में आ जाती है और CO2 गैस बाकी गैसों के साथ बाहर आ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, श्वसन कह देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो नीचे लगा हुआ है उसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम। और एक यहाँ पर देखो, अब जो श्वसन की प्रक्रिया मुख से क्यों नहीं करते, क्योंकि मुख से इसलिए नहीं करते क्योंकि जो मुख के अंदर है वो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वायु में उपस्थित बैक्टीरिया वगैरह हमारे मुंह में चले जाते हैं, और जो अगर इसके कारण हम रोगग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन अब देखो जो नासाद्वार से अगर हम वायु को ग्रहण करते हैं, श्वास ग्रहण करते हैं, तो हमारे पास जो नासाद्वार के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म यानी कि जो हमारे पास रोम है वो होते हैं छोटे छोटे, और जो श्लेष्म होती है, जो श्लेष्म और इन रोम के द्वारा ये जो धूल के कण है वो वही रह जाते हैं, और शुद्ध जो वायु है वो हमारे पास अंदर चली जाती है। अब है यहाँ पर देखो स्वरकंठ के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन लगा रहता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। और इस एपिग्लोटिस का एक जैसे मान लो इसका कार्य है कि जैसे अगर हम खाना या भोजन नली के अंदर भेजता है, और जब श्वास अगर जाता है तो श्वास को फिर ये श्वास नली के अंदर ही भेजता है। मतलब ये एपिग्लोटिस यह डिसाइड करता है कि श्वास को श्वास नली में पहुंचाने का और भोजन को भोजन नली में पहुंचाने का। ठीक है, ये एक ढक्कन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको घाटी का ढक्कन भी कह देते हैं। घाटी का ढक्कन। अच्छा, अब आप मेरे को इसमें ये बताओ कि जैसे मान लो हम श्वसन प्रक्रिया कर रहे हैं, श्वसन को अगर जैसे मान लो हम वायु को बाहर छोड़ेंगे तो फिर ये जो हमारे पास जो नलिका है, तो जैसे इसमें अगर पूरी की पूरी वायु अगर खाली हो जाती है बाहर निकल कर, तो पिचकती क्यों नहीं है? तो देखो पिचकती इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें देखो इसके बाहर जो सी आकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कठोर पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये कठोर पदार्थ है, जैसे अगर हम इसको श्वसन को अगर पूरे के पूरे बाहर छोड़ देते हैं, अगर हम किसी नलके में से अगर हवा बाहर निकालेंगे तो वो पूरी की पूरी पिचक जाती है, लेकिन ये हमारी नलिका नहीं पिचकती क्योंकि सी आकार के कार्टिलेज है उनको पिचकने नहीं देती। इसलिए इनका ये कार्य है, जो सी आकार के कार्टिलेज है इनके ऊपर, सी आकार के कार्टिलेज, जिसको छल्ले भी कहते हैं, इनको सी आकार के कार्टिलेज को छल्ले भी कहा जाता है। ये जो छल्ले हैं वो इस वायु जब बाहर निकलती है तो इन नलिकाओं को यानी कि दबने से रोकती है। तो इसलिए जो सी आकार के कार्टिलेज है ये इनकी रक्षा भी करती है। जब गैस पूरी की पूरी बाहर निकले तो ये जो श्वास नली है वो पिचके नहीं, तो ये है इसका कार्य। और डायफ्राम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? डायफ्राम, जब अगर हम श्वास को अगर हम अंदर ग्रहण करते हैं तो श्वास को जैसे अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारे फेफड़े थोड़े बाहर की ओर आ जाते हैं, और ये जो डायफ्राम है पूरा का पूरा फैल जाता है। और जब अगर ये डायफ्राम ऊपर चला जाता है तो इन पर जोर लगता है तो पूरी की पूरी जो गैस है वो बाहर आ जाती है, और हम क्या पूरी की पूरी गैसों को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये है हमारे पास मानव में श्वसन की प्रक्रिया। अब हमारे पास एक अंतर श्वसन और उच्च श्वसन। देखो अंतर श्वसन क्या होता है? अंतर का मतलब अंदर लेकर जाना श्वसन को, तो वायुमंडल से गैसों को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर श्वसन कहते हैं। और उच्च श्वसन किसे कहेंगे? कि हमारे शरीर के अंदर से जो हमारे पास गैस है उनको वातावरण में छोड़ना उच्च श्वसन कहलाता है। ये हो गया हमारे पास मानव में श्वसन की प्रक्रिया। अब इसमें है एक तो जलीय जीव और स्थलीय जीव। तो स्थलीय जीव तो वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, और जो जलीय जीव है तो जलीय जीव जो है हमारे पास जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जो जैसे मान लो जल है तो जल का सूत्र H2 होता है। कई लोग ये समझते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है इसको ग्रहण करते हैं, ये इस ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते। जो जल के अंदर जो और भी जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह लवण है तो ये इन ऑक्सीजनों को ग्रहण करते हैं, जो अदर जो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। जल के ऑक्सीजन कभी ग्रहण नहीं करते। तो इस तरीके से हमारे जो है श्वसन की जो चैप्टर है वो पूरा हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि संवहन, जो रुधिर है, रुधिर क्या है, रुधिर में जैसे मान लो पूरे शरीर के अंदर वो परिसंचरण कैसे होता है।